नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 29 है। ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चुंबक के ध्रुवों के मध्य कार्यरत बल, जिसे चुंबकीय बल भी कहा जाता है। ये इसका डेरिवेशन कूलॉम के नियम से ज्ञात करेंगे। तो बेटे देखिए, जिस तरह से चैप्टर नंबर 1 में आपने दो आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करा था, फॉर्मूला क्या आया था बेटा, KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सेम इसी तरह से यहां पर रहेगा। ये दो क्षण चुंबक है, एक का ध्रुव सामर्थ्य M1 और दूसरी की ध्रुव सामर्थ्य M2। तो F इज इक्वल टू यहां पर आएगा KM1M2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी जो काम वहां पर आवेश करता था वही काम यहाँ पर ध्रुव सामर्थ्य करेगा। ध्रुव सामर्थ्य के बारे में डिटेल से मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया है। आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्षण चुंबक के सभी गुण के बारे में मैंने आपको बताया था। 11 पॉइंट आपको लिखाए थे, यहाँ लिख के बताए थे। आपने अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि उनका आज यूज होएगा, उनकी एप्लीकेशंस का यूज होएगा और उनके न्यूमेरिकल हम करेंगे। एक बार मैं आपको और इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जो इसके गुणधर्म थे कि क्षण चुंबक को अगर, ठीक है ना बेटा, क्षण चुंबक को अगर लंबाई के लंबवत काटेंगे तो इसके ध्रुव सामर्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि लंबाई के अनुदिश काट दिया जाएगा तो ध्रुव सामर्थ्य आधा रह जाएगा। एक तो ये काम आने वाला है अभी। एक बेटे आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी क्षण चुंबक हो, उसके दोनों ध्रुव एकदम किनारों पर न होकर थोड़े अंदर होते हैं, और इन दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी प्रभावकारी लंबाई कहलाती है, तथा दोनों किनारों के बीच की दूरी ये इसकी वास्तविक लंबाई कहलाती है। ठीक है बेटे। और प्रभावकारी लंबाई और वास्तविक लंबाई में जो रिलेशन होता है 2L इज इक्वल टू होता है 5/6 इंटू कैपिटल L। ठीक है। अब सबसे पहले हम चुंबक के ध्रुवों के मध्य कार्यरत बल ज्ञात करेंगे। यहाँ पर मैं पूरा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन लिखूंगा, उसके बाद में इसका एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उसके बाद में इस पे आधारित एक न्यूमेरिकल कराऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बेटे देखते हैं। लग रहा चुंबकीय बल कूलॉम के नियम से। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे। माना दो क्षण चुंबक जिनके ध्रुव सामर्थ्य M1 व M2 है, तथा दोनों चुंबकों के मध्य की दूरी स्मॉल r है। देखिए बेटा, दो क्षण चुंबक है जिनके ध्रुव सामर्थ्य M1 व M2 है, यानी कि ये पहली चुंबक है और ये दूसरी चुंबक है। दो चुंबक यहाँ पर रखी हुई है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। दूरी हमेशा इसके मध्य पॉइंट से, यानी मिड पॉइंट से ही मापी जाएगी। ऐसे नहीं रहेगा कि किनारे से आपको दूरी मापनी है, इसकी दूरी हमेशा इसके मध्य बिंदु से मापी जाएगी। ये पहली चुंबक है, इसका ध्रुव सामर्थ्य प्लस M1, तो दक्षिण ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य M1 ही रहेगा। यानी एक चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य ऐसा नहीं होगा कि इसका M1 M2 लिख दोगे, दोनों परिमाण में बराबर होंगे लेकिन प्रकृति में विपरीत होंगे। दूसरी चुंबक इसका -M2 और इसका +M2। तो कूलॉम के नियमानुसार, ये स्टेटमेंट कूलॉम ने दिया था, तो इसलिए इसको कूलॉम का नियम भी कहा जाता है। जैसे आवेशों में था उसी तरह से यहाँ पर चुंबकों के लिए कूलॉम का नियम रहेगा। तो माना दो क्षण चुंबक जिनके ध्रुव सामर्थ्य M1 व M2 है, तथा दोनों चुंबकों के मध्य की दूरी स्मॉल r है। तो कूलॉम के नियमानुसार इनके मध्य लग रहा आवेशों में लगता था विद्युत बल, जो यहाँ पर लगेगा बेटा चुंबकीय बल। तो इनके मध्य लग रहा चुंबकीय बल दोनों ध्रुव सामर्थ्य
दोनों ध्रुव सामर्थ्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वो उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये चैप्टर नंबर 1 में भी आपने पढ़ा होगा। दो आवेशों के मध्य लगने वाला, बताया था बेटा मैंने आपको, दो आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम यहाँ है। कूलॉम के नियमानुसार इनके मध्य लग रहा चुंबकीय बल दोनों ध्रुव सामर्थ्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इसकी दिशा दोनों को मिलाने, दोनों चुंबकों को मिलाने वाली रेखा के, दोनों चुंबकों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये तो इसको हो गया इसका बेटा स्टेटमेंट। अब इसको समझेंगे, ठीक है। एक बार इसको नोट आपको करना है, इसके बाद मैं इसको एक बार समझाऊंगा आपको। वीडियो को पॉज करके नोट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर समझने का काम करेंगे। माना दो क्षण चुंबक है, ये पहली चुंबक और ये दूसरी चुंबक। इन दोनों चुंबकों के मध्य की डिस्टेंस है, मध्य की दूरी है, दूरी हमेशा मिड पॉइंट से मापी जाएगी, दूरी है r। इसका ध्रुव सामर्थ्य है m1, यहाँ मैंने लिख दिया प्लस m1, यहाँ लिख दिया माइनस m1। इसका ध्रुव सामर्थ्य है प्लस m2 और इसका ध्रुव सामर्थ्य है माइनस m2। अभी आपको बताया और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था इसके गुण के बारे में। तो बेटे देखिए, इस क्षण चुंबक का जो ध्रुव सामर्थ्य होंगे दोनों परिमाण में बराबर होंगे और प्रकृति में विपरीत होंगे। दूसरी के लिए दोनों परिमाण में बराबर है और दिशा में प्रकृति में विपरीत होंगे। अब कूलॉम के नियमानुसार अगर बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो आपको एज इट इज लिखना है डायग्राम बना के। कूलॉम के नियमानुसार क्या बताया बेटा कूलॉम ने? अभी मैंने आपको स्टेटमेंट लिख के बताया, ठीक है। आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो वीडियो में जाके देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 में आपको ये पूरा डिटेल से मैंने बताया था। तो कूलॉम के नियमानुसार लगने वाला, वहां पर बात कर देते हैं लगने वाला विद्युत बल, यहाँ पर बात करेंगे चुंबकीय बल। तो F प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा बेटा? दोनों के ध्रुव सामर्थ्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है मेरी बात? तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 से इन दोनों समीकरणों को अगर आप कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहोगे तो किस तरह से लिखोगे? F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r²। यहाँ तक बात क्लियर है बेटे? जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो उसकी जगह क्या आ जाता है? एक नियतांक आ जाता है। तो नियतांक की जगह यहाँ पर आ जाएगा k, m1 m2 अपॉन r²। कुछ बच्चों को लगेगा सर ये फॉर्मूला तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। आपने ये गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। यहाँ पर k की जगह g आता था, m1 m2 अपॉन r², लेकिन वहाँ पर m1 द्रव्यमान था, यहाँ पर m1 द्रव्यमान नहीं है। यहाँ पर m1 पहली क्षण चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य है और m2 दूसरी क्षण चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य है। तो ये तो हो गया बेटा फॉर्मूला। अब इसको और आगे देखेंगे। देखिए बेटा, F इज इक्वल टू हुआ हमारा, F इज इक्वल टू k m1 m2 अपॉन r²। तो इसको देखिए, हमने F इज इक्वल टू k की जगह इसका मान लिखा μ0 अपॉन 4 पाई m1 इंटू m2 अपॉन r²। अब इसको समझिए, जहां k क्या है? नियतांक है और ये नियतांक है μ0 अपॉन 4 पाई के बराबर। ये नियतांक है k। याद करो, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो विद्युत वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r²। वहां पर k इज इक्वल टू होता था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर k बराबर क्या है?
देखिए ध्यान से, k इजिकल टू 1/4πε0, वहां पर ε0 यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता अपॉन में आती थी, यहाँ पर μ0 अंश में आ गया। यही बात यहाँ पर डिफरेंस है। म्यू यहाँ पर ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता, यहाँ पर ये μ0 है बेटे, ध्यान दीजिएगा, ये μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता। देखो इसको मैंने आपको जोड़ के बताया है ताकि आपको ये इजीली याद हो जाए, ठीक है। देखिए दोबारा देखिए इधर रफ कर दिया इसको। F इजिकल टू आया अभी हमारे पास में K इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, क्लियर है। तो मैंने F इजिकल टू लिखा, K इजिकल टू होता है μ0 अपॉन 4π और ये है बच्चों नियतांक, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो F इजिकल टू हो गया μ0 अपॉन 4π M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब लिखोगे यहाँ पर कहानी कि जहां μ0 इजिकल टू है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, या इसे पारगम्यता भी कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको, ये μ0 को या तो निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं या पारगम्यता कहा जाता है। जैसे वहां पर ε0 होता था निर्वात की विद्युतशीलता, यहाँ पर है निर्वात की चुंबकशीलता। याद करो बेटा, K का मान वहां क्या होता था, देखिए दोबारा बताता हूं मैं आपको। F इजिकल टू आता था वहां पर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K बराबर आता था 9 इंटू 10⁹, ऐसा याद आ रहा है। यहाँ पर K का जो मान है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इधर K का मान हमेशा ध्यान रखना 10⁻⁻7 इसका मान होता है, यानी μ0 अपॉन 4π का मान, μ0 अपॉन 4π का मान 10⁻⁻7, तो μ0 का मान 4π इंटू 10⁻⁻7। आप चाहो तो इसको इसका मान याद रख लीजिए, K इजिकल टू μ0 अपॉन 4π, तो इसका तो इजीली आ जाएगा। तो देखिए इधर F इजिकल टू μ0 अपॉन 4π M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। जहां μ0 इजिकल टू, दोबारा ध्यान दीजिए, μ0 होते हैं निर्वात की चुंबकशीलता या पारगम्यता, M1 पहली क्षण चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य, M2 दूसरी का ध्रुव सामर्थ्य और R दोनों के मध्य की दूरी, इसको लिखिए। आइए से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक व मान बताएं, मात्रक व मान बताएं। देखिए बेटा सॉल्यूशन, सबसे पहले इसका मान बताएंगे फिर मात्रक बताएंगे। देखिए सॉल्यूशन, चूंकि हम जानते हैं, सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। चूंकि हम जानते हैं F इजिकल टू μ0 अपॉन 4π M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए इस फॉर्मूले को लिख दिया। अब सबसे पहले मान की बात कर लेते हैं। तो चूंकि μ0 अपॉन 4π, ऐसे लिख लीजिए K इजिकल टू μ0 अपॉन 4π इजिकल टू 10⁻⁻7 होता है। भाई बताया बेटे मैंने आपको K का मान कितना होता है, वहां पर K का मान होता था 9 इंटू 10⁻⁹, यहाँ पर K का मान होता है 10⁻⁻7। ये आपको मान, फिजिक्स में कुछ मान आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये रटना पड़ेगा, इनके वैल्यू तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे स्पीड ऑफ लाइट, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है, इसी तरह से यहाँ पर K की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। तो μ0 अपॉन 4π 10⁻⁻7, सो μ0 इजिकल टू 4π इंटू 10⁻⁻7, ये हो गया निर्वात की चुंबकशीलता का मान, पहली जानकारी। अब इसमें कोई परेशानी नहीं है, अगर आपको ये चीज पता है तो यहाँ से ही आ गया। अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए मात्रक किस तरह से निकालते हैं। मात्रक का एक ही कॉन्सेप्ट है कि जिस भौतिक राशि का मात्रक आपको निकालना है उसको समीकरण के एक तरफ लेकर आ जाइए और बाकी सब भौतिक राशियों को समीकरण के दूसरे तरफ रखिए। तो हमें चूंकि μ0 का मात्रक निकालना है, हमें और किसी का मात्रक नहीं निकालना है, यहाँ पर हमें
म्यू नॉट का मात्रक निकालना है, तो इसको एक तरफ रखिएगा, बाकी सब चीजों को समीकरण के दूसरी तरफ ले आइए। तो f इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू म्यू नॉट हो गया, क्योंकि म्यू नॉट का निकालना है, उल्टा करके लिख दीजिए बेटा इसको। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू f इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर m1 इंटू m2। अब यहाँ पर चूंकि मात्रक की बात कर रहे हैं तो सबके मात्रक आपको पता होने चाहिए। तो देखिए f का मात्रक न्यूटन, 4 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, 4 इंटू 3.14, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। r यहाँ पर दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। m1 ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको जब मैंने क्षण चुंबक के गुणधर्म पढ़ाए थे तो वहां पर आपने देखा होगा, इसलिए वहां पर मैंने अंडरलाइन भी करी थी, एम्पियर इंटू मीटर होता है। तो इसका एम्पियर इंटू मीटर और इसका भी एम्पियर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पियर इंटू मीटर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। तो देखिए सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा, यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो म्यू नॉट का मात्रक आ गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये आपस में कट गए, तो म्यू नॉट का मतलब हो गया न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। कभी इसकी विमा पूछ रहे हैं आपसे तो विमा भी आपको यहाँ से निकाल लेंगे, बेटा इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसकी विमा की बात कर लेते हैं। तो विमा क्या होगा इसकी, म्यू नॉट की विमा, सबसे पहले विमा को बड़े ब्रैकेट में लिखिए, न्यूटन बल की विमा m1 L1 T-2 और एम्पियर A2, ठीक है बेटे। यहाँ पर आपको एम्पियर लिखना था, AMP लिख दीजिएगा यहाँ पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सॉल्व कर लीजिए, m1 L2 T-2 A-2, ये हो गई म्यू नॉट की विमा। तो म्यू नॉट का मात्रक पता लग गया, म्यू नॉट का मान पता लग गया, म्यू नॉट की विमा पता लग गई। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, दो क्षण चुंबक, ये दो क्षण चुंबक है, इन दोनों क्षण चुंबक, इसका ध्रुव सामर्थ्य है m1 और इसका ध्रुव सामर्थ्य है m2। तो इनके मध्य लगने वाला चुंबकीय बल, वहां पर बात करते थे हम विद्युत बल के आवेशों के बीच में, यहाँ पर बात करेंगे चुंबकीय बल की। यानी जिस तरह से जो काम वहां पर आवेश करता था उसी तरह से वही काम यहाँ पर ध्रुव सामर्थ्य करेगा। इस बात को आपको नोट करके ध्यान रखना है भी आपको, जो काम वहां पर आवेश करता था वही काम यहाँ पर ध्रुव सामर्थ्य करेगा। तो इनके मध्य लगने वाला चुंबकीय बल कूलाम के नियमानुसार दोनों के ध्रुव सामर्थ्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इसकी दिशा या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। इसकी दिशा दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, अलोंग द लाइन। अब बेटा यहाँ पर हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं तो के कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट की वैल्यू आती है 10⁻⁷ और एक कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो म्यू नॉट का मान कितना हो गया, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एक जानकारी आपको ये ध्यान रखनी है। फिर इसका मात्रक, घूम फिर के मात्रक आ गया न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर और विमा आ गई इसकी m1 L2 T-2 A-2। ठीक है बेटे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा, एक क्षण चुंबक जिसकी वास्तविक लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कोई क्षण चुंबक है जिसकी वास्तविक लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। वास्तविक लंबाई किसे कहते हैं, किनारों की, पहले किनारे की दूसरी किनारे, इस डिस्टेंस को कहा जाता है वास्तविक लंबाई। एक क्षण चुंबक जिसकी वास्तविक लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसका ध्रुव सामर्थ्य 4 एम्पियर इंटू मीटर है। ठीक है बेटे। एक क्षण चुंबक जिसकी वास्तविक लंबाई 12 सेंटीमीटर है और उसका ध्रुव सामर्थ्य 4 एम्पियर इंटू मीटर है। यदि इसे लंबाई के लंबवत, मैंने आपको बताया था ये वीडियो स्टार्ट होते ही इस पे बेस एक प्रश्न कराऊंगा, वो यही प्रश्न है। यदि इसे लंबाई के लंबवत
दो बराबर भागों में तत्पश्चात लंबाई के अनुदिश दो भागों में काट दिया जाए तो नए चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य व प्रभावकारी लंबाई ज्ञात करें। अब इस प्रश्न को अच्छे से आपको देखना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, ये सीबीएसई वाली परीक्षा में पूछा गया था बेटा। अब इधर ध्यान दीजिए, कोई एक क्षण, पहले इसको समझेंगे। कोई एक क्षण चुंबक है जिसकी वास्तविक लंबाई कितनी है? इसकी वास्तविक लंबाई है कैपिटल एल का मान है जो किनारों से मापी जाती है वो है L = 12 सेंटीमीटर। अब इसे क्या किया और इसका जो ध्रुव सामर्थ्य है वो कितना है? 4 एम्पियर × मीटर। ध्रुव सामर्थ्य के बारे में आप जानते हो, उत्तरी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव का +4 रहेगा और इसका -4 रहेगा, यानी हम इसको m मान लेते हैं, ये m और ये -m। अब इसे प्रश्नानुसार यदि इसका यहाँ तक, यदि इसे लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में, यानी एक बार इसको लंबाई के लंबवत तोड़ोगे तो ये किस तरह से नजर आएगा? इस तरह से नजर आएगा। ये दो भाग टूट गए। जब लंबाई के लंबवत इसको तोड़ा जाता है, बच्चों इधर ध्यान दीजिएगा, जब लंबाई के लंबवत इसे तोड़ा जाता है तो इसके ध्रुव सामर्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जितना पहले है बाद में भी उतना रहेगा। लेकिन लंबाई के लंबवत तोड़ दिया तो इसकी जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी बेटा? इस बार इसकी लंबाई L/2 हो जाएगी। क्लियर है? ये फर्स्ट केस हो गया है यहाँ पर, ये फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या होगा आगे देखिए, यहाँ पर लिख रखा है तत्पश्चात लंबाई के अनुदिश दो भागों में। अब इसको लंबाई के अनुदिश ऐसे काटना है तो बेटा जब आप इसको इस तरह से काटोगे तो ये किस तरह से नजर आएगा? इस तरह से नजर आ जाएगा। लंबाई के अनुदिश दो बराबर भागों में काटा जाता है तो ध्रुव सामर्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्रुव सामर्थ्य पूर्व मान का, ये m है तो इसका क्या हो जाएगा? m/2 और ये माइनस का m/2, जबकि लंबाई क्या रहेगी? लंबाई L/2 ही रहेगी। अब आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? तो नए चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य व प्रभावकारी लंबाई ज्ञात करें। तो आंसर आ जाएगा बेटा इसका। देखिए कैसे, नए चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य m डैश = कितना? m/2। m का मान कितना है? 4, 4/2 = 2 एम्पियर × मीटर। क्लियर है? अच्छा, प्रभावकारी लंबाई कितनी होगी? तो बेटे इधर ध्यान दीजिए, वास्तविक लंबाई कितनी थी? 12 सेंटीमीटर। जब इसको लंबाई के लंबवत काटा तो कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर ही है। L/2 मतलब 12/2 = 6 सेंटीमीटर। लंबाई के अनुदिश काटने पर इसकी लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इस तरह से काटेंगे तभी इसकी लंबाई कम होगी, इस तरह से काटोगे तो इसकी लंबाई में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यानी यहाँ पर भी अभी कितना है? 6 सेंटीमीटर ही है। अब इसकी प्रभावकारी लंबाई देखिए, तो प्रभावकारी लंबाई का फॉर्मूला याद करो कल की क्लास में, 5/6 इंटू वास्तविक लंबाई। तो 5/6 इंटू अभी कितनी है? 6, तो ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ गया बेटा? नए चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य तो आ गया 2 एम्पियर × मीटर और प्रभावकारी लंबाई आ गई 6 सेंटीमीटर। एक बार और इसमें प्रश्न को समझाता हूं, देखिएगा। जिनको एक बार में नहीं समझ में आया वो दोबारा देख लीजिए और जिनको समझ में आ गया वो आगे बढ़ जाइएगा। देखिए किस तरह से, एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए ये कोई क्षण चुंबक है, ठीक है, इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, यानी किनारे से लेकर किनारे तक की जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर आ गई। इसे लंबाई के लंबवत काटा तो आधा रह जाएगा, यानी कितनी हो जाएगी इसकी लंबाई? 6 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? अब इस पोर्शन को ध्यान रखिए, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक,
लंबाई के लंबवत काटते हैं या तोड़ते हैं तो ध्रुव सामर्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ध्रुव सामर्थ्य कितना रहेगा, 4 ही रहेगा, जबकि लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 6 सेंटीमीटर। अब इसे लंबाई के अनुदिश काटा तो ध्रुव सामर्थ्य आधा रह जाएगा, 4 का आधा 2, और लंबाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है बेटे, तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और प्रभावकारी लंबाई देखिएगा यहाँ पर बोर्ड पे देखिए, ये छड़ चुंबक यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। इसे इस तरह से काटा तो ये इस तरह से नजर आएगा, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसे इस तरह से काटा तो ये इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, 3 केसेस हो गई है। ये फर्स्ट बार में इस तरह से हुआ और सेकंड बार में ये इस तरह से हुआ। 12 सेंटीमीटर का आधा 6 सेंटीमीटर हो गया और लंबाई के अनुदिश काटा तो 6 सेंटीमीटर रहेगा। इस प्रश्न में इसलिए ज्यादा मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि इसी से आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब देखिए, इसका ध्रुव सामर्थ्य था 4 - 4, या इसको आप m से लिख लीजिए, m - m, जिसका मान 4 दे रखा है। लंबाई के लंबवत तोड़ा तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, यानी अभी भी m - m, लेकिन लंबाई के अनुदिश तोड़ा तो कितना हो जाएगा, m/2 - m/2। तो आंसर क्या आ गया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यानी नए चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य m डैश इजिकल टू m/2 बराबर 4/2 बराबर 2 एम्पियर इंटू मीटर। क्लियर है बेटा। जबकि लंबाई कितनी हो गई, अब इसकी वास्तविक लंबाई है 6 सेंटीमीटर, तो प्रभावकारी लंबाई नए चुंबक की प्रभावकारी लंबाई फॉर्मूला होता है 5/6 इंटू वास्तविक लंबाई 6 सेंटीमीटर। 6 से 6 कट गया तो 5 सेंटीमीटर इसका आंसर है। नोट कीजिए बेटा इसको। अगला टॉपिक देखिए बेटा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, शॉर्ट में इसे चुंबकीय आघूर्ण भी कहा जाता है। इसे कैपिटल M वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहले इसको एक बार समझेंगे, मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से ही रिलेटेड इसको समझाऊंगा। जैसे वहां पर आपने क्या पढ़ा था, वहां पर आपने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहां क्या पढ़ने वाले हो आप, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आपको चैप्टर नंबर 8 अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं चैप्टर नंबर 1 को आपको ज्यादा फोर्स कर रहा हूँ। वहां पर ऐसा था कि जब हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पढ़ रहे थे तो हमने विद्युत द्विध्रुव का डायग्राम बनाया था। ये -q और ये +q, और दोनों के बीच के डिस्टेंस है 2a, इस तरह से था बेटा। और p वेक्टर बराबर फॉर्मूला आया था q इंटू 2a वेक्टर। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आपको बताया गया था, क्या होता था, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेशों के मध्य की दूरी यदि अत्यंत कम है तो इस प्रकार बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब बात कर लेते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या थी, विद्युत द्विध्रुव में किसी भी एक आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के मध्य की सदिश दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता था, तथा इसकी दिशा, ये सदिश राशि है, तथा इसकी दिशा माइनस से प्लस आवेश की ओर होती थी। अब ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ये चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, कभी भी एकल ध्रुव हो ही नहीं सकता। ये इसका इधर ध्यान दीजिएगा, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य +m और दक्षिणी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य -m। दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l, वहां पर a से लिखा जाता था, यहां से l से लिखना है आपको, बस इतना डिफरेंस है। ये डिस्टेंस क्या होती है इसकी, प्रभावकारी लंबाई। इसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि ध्रुव एकदम किनारों पर न होकर थोड़े अंदर होते हैं। ठीक है बेटा, इसे थोड़ा अंदर बनाया करें। तो यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा m वेक्टर इज इक्वल टू छड़ चुंबक के किसी भी एक ध्रुव का परिमाण तथा दोनों ध्रुवों के मध्य की सदिश दूरी का गुणनफल। क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण, तथा इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी।
वहां पर हम नेगेटिव से पॉजिटिव लिखते थे, यहाँ पर आप नेगेटिव की जगह क्या लिखोगे, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल रहेगी। क्लियर है बेटे ये बात। अच्छा इसका मात्रक क्या होगा, देखिए इसका मात्रक होता है, ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक बताया था बेटा, एम्पियर इंटू मीटर, और दूरी का मात्रक ये भी मीटर, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, आपको समझना है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये इसका डायग्राम हो गया, इसका डायग्राम हो गया, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य +m, दक्षिणी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य -m, दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l। हमें वास्तविक लंबाई से कोई लेना देना नहीं होता है, उस जानकारी के लिए हमें तो इस डिस्टेंस से मतलब रहेगा। एक बात और, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या, अनुदिश रेखा, अक्षीय रेखा, और लंबवत गुजरने वाली रेखा निरक्षीय रेखा। इतनी बातें आपको ध्यान होगी बेटा। देखिए अब इसकी परिभाषा लिखोगे, डेफिनेशन, क्षण चुंबक के किसी भी एक ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य, किसी भी एक ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य यानी स्मॉल m, क्षण चुंबक के किसी भी एक ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य व दोनों ध्रुवों के मध्य की सदिश दूरी का मतलब 2l वेक्टर, ये विस्थापन होता है, सदिश दूरी कोई नई चीज नहीं है। ये क्या, सदिश दूरी जब भी मैं बोलता हूं इसका मतलब विस्थापन होता है, के मध्य की सदिश दूरी का गुणनफल, यहाँ गुणनफल का मतलब पर बिंदु गुणनफल है, अदिश गुणनफल का गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण। बेटा द्विध्रुव मत लिखो, क्योंकि सेल्फ अंडरस्टूड है कि चुंबक हमेशा दो ध्रुवों के में ही रहेगा, कभी भी एकल ध्रुव संभव ही नहीं है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप शॉर्ट में लिखाओ चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, ये भी सही है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, लेकिन और ये भी सही है, तो चुंबकीय आघूर्ण का गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण के तुल्य होता है, अर्थात m वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू 2l वेक्टर। वैसा ही वहां पर क्या होता था, p वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू 2 है, यहाँ पर क्या हो गया, m वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l। बच्चे ज्यादातर जो गलती करते हैं वो यहाँ पर स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में कर देते हैं। कैपिटल M का मतलब होगा चुंबकीय आघूर्ण और स्मॉल m का मतलब होगा ध्रुव सामर्थ्य। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं दोनों तरफ कैपिटल M लिख दो या दोनों तरफ स्मॉल m लिख दो, यहाँ पर कैपिटल M और यहाँ पर स्मॉल m। अब इसमें स्टार पॉइंट डाल के 2 स्टार पॉइंट लिखाऊंगा मैं इसके। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा सदैव दक्षिणी ध्रुव यानी S, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव यानी N की ओर होती है। एक जानकारी तो ये ध्यान रखनी है आपको। दूसरी जानकारी क्या बेटा, देखिएगा यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। कैसे, देखिए इधर इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी है ना, 2 मीटर नहीं, संख्या नहीं आएगा, मीटर ही रहेगा। एम्पियर इंटू मीटर, तो क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। वह विमा A1L2 होती है। ये बच्चों ध्यान रखना। तो आज हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा, एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। आज हमने सबसे पहले पढ़ा क्षण चुंबक के ध्रुवों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल कूलॉम के नियम से। तो जैसे चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, सेम वैसा का वैसा ही था
कि चुंबकीय बल दोनों क्षण चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इसकी दिशा दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। फिर इसमें जो मेन बात आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी थी बेटा, कि जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू होती है μ0/4π और वो होता है 10⁻⁻⁷। तो μ0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4π × 10⁻⁷। फिर इसके मात्रक और विमा मैंने एक प्रश्न के माध्यम से कराया। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक क्षण चुंबक जिसकी वास्तविक लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसको तोड़ दोगे लंबाई के लंबवत तो लंबाई आधी होगी लेकिन ध्रुव सामर्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जब लंबाई के अनुदिश काटोगे तो लंबाई वही रहेगी और ध्रुव सामर्थ्य आधा रह जाएगा। इन दो बातों को आपको ध्यान रखना है। दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा, जब लंबाई के लंबवत तोड़ोगे तो लंबाई आधी हो जाएगी और ध्रुव सामर्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? जब लंबाई के अनुदिश इस तरह से, जब लंबाई के अनुदिश इसको काट दोगे तो लंबाई तो वही रहेगी लेकिन ध्रुव सामर्थ्य क्या हो जाएगा, आधा रह जाएगा। क्लियर है बेटा? उसके बाद हमने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा, जो पूरी कहानी यहाँ लिखी है। इसका मात्रक ध्यान रखना और इसकी विमा ध्यान रखना। कल के वीडियो लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कल टोटल वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल ही रहेंगे इस पर आधारित। तो अभी तक आपने वीडियो लेक्चर नंबर 1 मतलब ये आज का 29 था, तो 27, 28, 29 यानी इसके तीनों वीडियो लेक्चर को आपको अच्छे से एक बार देख लेना, तभी आपको इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल तभी समझ में आते हैं जब आपकी थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल चीजें आपकी मजबूत हो। तो बेटा मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।